जय हिंद। 500 करोड़ रुपए के घोटाले में 2 आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हुए। एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अधिकारी गिरफ्तार हुआ। जो आईएएस अरेस्ट हुए उनमें एक 2009 बैच का था, दूसरा 2010 बैच का, और जो पीसीएस ऑफिसर अरेस्ट हुआ वो 2008 बैच का। अब घर पर जब ईडी की छापेमारी हुई तो एक आईएएस अधिकारी के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन अधिकारियों पर छत्तीसगढ़ के कोयला लेवी घोटाले में शामिल होने का आरोप है, जिसके तहत कोयले से जुड़ी पॉलिसी को ऐसे बदला गया ताकि एक घोटाले को जन्म दिया जा सके और रोज बड़े स्तर पर उगाही की जा सके। ईडी ने तीनों अफसरों पर इस घोटाले से पैसा अर्जित कर करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाने का आरोप लगाया, जिनमें से काफी संपत्ति कुर्क भी कर ली गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के आरोप के मुताबिक यह सब कुछ कोयला कारोबारियों की मिलीभगत के साथ किया जा रहा था। एक आईएएस अधिकारी ने माइनिंग विभाग का डायरेक्टर रहते हुए पॉलिसी को ऐसे बदल दिया कि आरोप के मुताबिक रोज 2 से 3 करोड़ रुपए की अवैध उगाही या यूं कहें कि अवैध वसूली का धंधा शुरू हो गया। जय हिंद। कोयले से जुड़ा एक घोटाला जिसने 2 आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी की नींद उड़ा दी। ईडी ने जब अपनी कार्रवाई की तो सभी के सभी गिरफ्तार हुए, बदनामी हुई अलग, और इसके बाद परिवार अलग परेशान हुआ, और कुल मिलाकर जो सब कुछ निकल कर सामने आया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। आखिर ये पूरा स्कैम जो 500 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है हुआ कैसे, इसके बारे में मैं बात करूंगा। पर सबसे पहले आप सभी से अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट्स कीजिए। इसके साथ ही अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब मैं बताता हूं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल ये मामला जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ से, जहां पर कोयला लेवी घोटाला हुआ। ईडी के मुताबिक जुलाई 2020 को माइनिंग से जुड़ा एक ऐसा आदेश पारित किया गया जिसके बाद अवैध वसूली का एक सिलसिला राज्य में शुरू हो गया। पहले ट्रांसपेरेंट सिस्टम के जरिए डिलीवरी ऑर्डर जारी किए जाते थे। सबसे पहले मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर कोयला बहुतायत में पाया जाता है। कोयले की माइनिंग बहुत ज्यादा होती है, कोयले की सफाई, जब माइनिंग होगी तो सफाई भी होगी, तो बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर कोयले से जुड़ा व्यापार या यूं कहीं माइनिंग की जाती है। उसको ट्रांसपोर्ट इधर से उधर भी किया जाता है। तो इससे रिलेटेड शासन और डीएम ऑफिस से ऑर्डर पारित किए जाते थे समय समय पर। अब पहले क्या होता था, एक ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर जारी किया जाता था, जो कि जिसके बाद जो ट्रांसपोर्टर है अपनी गाड़ी को लेकर चले जाते थे। उसमें पूरी तरह से एक फेसलेस ये प्रक्रिया होती थी, किसी अधिकारी से मिलना नहीं पड़ता था, जिसको भी डिलीवरी ऑर्डर मिलता वो गाड़ी लेकर चला जाता। पर अचानक से एक हवाला दिया गया कि सर्वर खराब हो गया है, और उसके बाद एक नया ऑर्डर पारित किया गया। नए ऑर्डर के तहत ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर की जगह अब खनिज अधिकारी से ऑफलाइन डिलीवरी ऑर्डर लेना जरूरी कर दिया गया। यानी जो ऑनलाइन ऑर्डर मिल जाया करता था वो अब खनिज अधिकारी द्वारा ऑफलाइन जारी किया जाएगा। अब इस ऑर्डर के आने के बाद तब तक गाड़ी को खनिज अधिकारी द्वारा डिलीवरी ऑर्डर नहीं दिया जाता था जब तक पैसे ना दिए जाएं। और आरोप यह लगाया गया कि 1 टन माल के लिए 25 रुपए की उगाही या वसूली की जाती थी। ऑफलाइन डिलीवरी ऑर्डर देने वाला आदेश निकाला आईएएस अफसर समीर बिश्नोई ने, जो उस समय जियोलॉजी एंड माइनिंग विभाग के डायरेक्टर थे। उनके इस आदेश ने कायाकल्प करने का काम किया और बड़े स्तर पर एक ऑल्टरनेट कमाई का, काली कमाई का मैकेनिज्म राज्य में पैदा कर दिया। अब आरोप यह है कि ऐसा करने से भ्रष्टाचार का एक बड़ा गिरोह, बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया, जिसे चलाता था सूर्यकांत तिवारी नाम का एक शख्स। राज्य के कई इलाकों में और खास तौर पर 8 इलाके जहां पर कोयला सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वहां पर पैसा इकट्ठा करने के लिए कलेक्टर रखे गए। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट परमिट और एनओसी के लिए भी खुले तौर पर उगाही शुरू कर दी गई।
रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक अगर इनकम टैक्स विभाग की एक रिपोर्ट पर यकीन किया जाए तो सिर्फ 16 महीनों में 500 करोड़ रुपए का यह स्कैम खड़ा हो गया। ईडी ने आईएएस अधिकारी जिन्होंने यह ऑर्डर पास किया था, जिनका नाम था समीर बिश्नोई, उनको गिरफ्तार कर लिया। उनकी पत्नी प्रीति गोदारा ने यह माना कि जो उगाही का पैसा आता था उससे प्रॉपर्टी खरीदी गई, महंगी ज्वेलरी खरीदी गई और साथ में गोल्ड खरीदा गया। समीर के घर 47 लाख रुपए मिले। उन्हीं के नाम पर चल रही एक संस्था से 21 लाख रुपए की बरामदगी हुई और इसके साथ ही एक डायरी और कई दस्तावेज मिले जो कि कोर्ट में जमा कर दिए गए। इसके साथ ही ईडी ने इस आईएएस अधिकारी जिनका नाम समीर बिश्नोई है, उनकी तकरीबन 7 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया। समीर बिश्नोई की गिरफ्तारी एक अहम गिरफ्तारी मानी जा रही थी क्योंकि वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, मगर इसके साथ ही 2 अहम गिरफ्तारियां हुई जो कि कारोबारियों की थी। एक का नाम था सूर्यकांत तिवारी और दूसरे का नाम था सुनील अग्रवाल। सुनील ने सूर्यकांत के साथ कोई भी वित्तीय रिश्ता या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने की बात नहीं कबूली बल्कि इनकार किया, जबकि सच्चाई यह थी कि सूर्यकांत तिवारी की कंपनी से सुनील अग्रवाल ने कुछ समय पहले कोयला साफ करने वाली 2 वॉशनरी खरीदी थी। वॉशनरी वो जगह होती है जहां पर कोयले को साफ किया जाता है और 2 वॉशनरी की कीमत है 50 करोड़ रुपए। इसी से अंदाजा लग जाता है कि काली कमाई का कारोबार किस कदर फल फूल रहा था। इस केस में दूसरी अहम गिरफ्तारी हुई रानू साहू की, जो 2010 बैच की आईएएस अधिकारी है और अरेस्ट के वक्त वो राज्य के कृषि विभाग में डायरेक्टर के पद पर तैनात थी। इससे पहले वो रायगढ़ और कोरबा जिले की कलेक्टर भी रह चुकी है। घर पर ईडी ने रेड किया और काफी संपत्ति को जब्त भी किया गया, काफी चीजों को जब्त किया गया। आरोप यह है कि रानू साहू सीधे सूर्यकांत तिवारी, याद कीजिए जिस शख्स की मैंने बात की, ये अहम कारोबारी के संपर्क में थी और उन्होंने तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। ईडी ने उनके द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी अटैच कर ली, जबकि रानू साहू का कोर्ट में तर्क यह है कि उन्होंने ये प्रॉपर्टी साल 2019 में खरीदी थी, जबकि जो बात 5.5 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात ईडी कह रही है वो अगर ली भी गई तो 2019 के बाद। वहीं दूसरी ओर इस आईएएस अधिकारी के भाई पीयूष साहू को भी गिरफ्तार किया गया। जब यह घोटाला हुआ तो रानू साहू कोरबा जिले की कलेक्टर थी और बाद में रायगढ़ में भी रह चुकी हैं। तो दोनों ये एक ऐसे इलाके हैं जहां पर कोयला बहुतायत में पाया जा सकता है। बाकी सबके मायने आप अच्छे से जानते हैं। तीसरी गिरफ्तारी इस केस में हुई सौम्या चौरसिया की। सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की अधिकारी हैं। साल 2008 में ये सर्विस में आई थी और जिस समय उनकी गिरफ्तारी हुई वो राज्य सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात थी। सौम्या 1 साल से जेल में बंद है, पर इसके बावजूद कई आधार उनके वकीलों के द्वारा दिए गए उन्हें बेल देने के, पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल नहीं दी। आप समझ सकते हैं कि क्या लेवल रहा होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। आरोप है कि सूर्यकांत तिवारी को असल में पावरफुल बनाने के पीछे सौम्या का ही बड़ा हाथ था। सौम्या के व्हाट्सएप चैट को जब ईडी ने चेक किया तो काफी चीजें डिलीट कर दी गई थी, जिसके बाद जांच एजेंसी को चैट्स को रिट्रीव करना पड़ा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर कोई व्यक्ति व्हाट्सएप की चैट को डिलीट भी कर देता है तो उसे वापस हासिल किया जा सकता है। उस डेटा को रिट्रीव करने के बाद पता चला कि सूर्यकांत से लगातार सौम्या चौरसिया संपर्क में थी और शासन की सारी जानकारी उन्हें समय समय पर देती रहती थी। सौम्या का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, वहीं पर पली बड़ी परवरिश हुई। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी है सौम्या चौरसिया। पढ़ने में बचपन से अच्छी थी और साल 2008 में वो राज्य की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में यानी पीसीएस में सेलेक्ट हो गई। अब सौम्या चौरसिया पेंड्रा, बिलासपुर, दुर्ग और इसके साथ ही भिलाई, पाटन जैसे जिलों में एसडीएम के पद पर कार्यरत रह चुकी हैं और साथ में रायपुर में भी पोस्टेड रह चुकी हैं। डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर वो उस समय तैनात थी जब उनकी गिरफ्तारी हुई। अब रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक साल 2020 में इनकम टैक्स ने राज्य में अलग अलग लोगों के यहां रेड किया। उसमें एक अहम अधिकारी थी सौम्या चौरसिया।
और अगर अखबारी रिपोर्टों पर यकीन किया जाए तो उनके घर से इनकम टैक्स को 100 करोड़ रुपए बरामद हुए, जबकि इनकम टैक्स ने बाद में डिक्लेयर किया कि जितनी भी रेड्स हुई उनमें तकरीबन 150 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई। तो यहां पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर यह काली कमाई का खेल चल रहा होगा। ईडी ने हालांकि इस मामले में कोर्ट में कहा कि 500 करोड़ रुपए की वसूली के पीछे सौम्या का बड़ा हाथ है। सौम्या एक स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की अधिकारी रहते हुए भी पावर सर्कल में काफी ज्यादा शक्तिशाली अधिकारी मानी जाती थी। इस मामले में जो संपत्तियों की कुर्की हुई है वो मैं आपको जरूर बता देता हूं। सूर्यकांत तिवारी जो एक कारोबारी हैं, जिनका शुरू से हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी 65 संपत्तियां जब्त हुई हैं। सौम्या चौरसिया जो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की अफसर है, उनकी 21 संपत्तियां जब्त हुई हैं। समीर विश्नोई जो आईएएस अधिकारी हैं, उनकी 5 संपत्तियां जब्त हुई हैं। सुनील अग्रवाल और अन्य की 152 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त हुई हैं। ये चल संपत्तियां हैं और 91 अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं। अब ये जो मामले हैं इनमें अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जैसे आईपीसी का सेक्शन 186, आईपीसी का सेक्शन 204, सेक्शन 353, 120B, 384 और इसके साथ ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। आईपीसी का सेक्शन 186 कहता है कि पब्लिक सर्वेंट को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में अगर बाधा पहुंचाई जाती है तो उस बाधा पहुंचाए जाने वाले व्यक्ति को 3 महीने तक की सजा हो सकती है, या फिर 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। आईपीसी का सेक्शन 204 कहता है कि अगर किसी दस्तावेज या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नष्ट किया जाता है जिसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जाना था, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 2 साल तक की सजा हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। आईपीसी का सेक्शन 353 कहता है कि पब्लिक सर्वेंट को कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए अगर उस पर हमला किया जाता है तो यह सेक्शन लग जाता है और इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। आईपीसी का सेक्शन 120B कहता है कि आपराधिक साजिश जो है उसके तहत सजा का प्रावधान इसके तहत किया गया है। कुल 6 महीने की सजा हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। आईपीसी का सेक्शन 384 वो क्या कहता है, इसमें पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करता है तो उसको सजा इस सेक्शन के तहत दी जाती है। कुल 3 साल की सजा दी जा सकती है, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों किए जा सकते हैं। इसके साथ ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक बहुत अहम एक्ट है, और खास तौर पर जहां पर ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अपनी कार्रवाई करती है तो वहां पर ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेक्शन 3 और इसके साथ ही सेक्शन 4, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब कुल मिलाकर इस घोटाले में 3 अधिकारियों समेत कई कारोबारी और कई लोग नामजद किए गए हैं। मामला फिलहाल कोर्ट में है और हर किसी की समस्याएं घटने का तो नाम कतई नहीं ले रही है। जय हिंद।